जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अगले पार्ट में 30 और महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेंगे। अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को देख लेते हैं तो एग्जाम में शायद ही आपका कोई प्रश्न छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 में शामिल भूमि के प्रकार हैं। तो CNT एक्ट 1908 में कौन कौन से भूमि के प्रकार शामिल हैं? तो मुंडारी, खूंटकटी, भुईहरी और कोड़कर, ये 4 प्रकार के भूमि शामिल हैं। खूंटकटी जमीन किससे कहा गया? तो मुंडाओं के द्वारा जंगलों को काट कर तैयार की गई भूमि को खूंटकटी जमीन कहा गया। भुईहरी, उरांव के द्वारा जंगलों को साफ कर तैयार की गई भूमि को भुईहरी जमीन कहा गया। और सदानों के द्वारा तैयार की गई भूमि को कोड़कर जमीन कहा गया। CNT एक्ट 1908 से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। CNT एक्ट 1908 का प्रारूप जो था 1903 में तैयार हो चुका था। इसमें काफ़ी संशोधन के बाद 11 नवंबर 1908 को इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 11 नवंबर 1908 को। और इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से लागू किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन इसे लागू किया गया था। और इसमें 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। तो यहाँ से आपको इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फादर हाफमैन। फादर हाफमैन को CNT एक्ट 1908 का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम कानून कब पारित किया गया था? इसी को इंग्लिश में कहते हैं छोटा नागपुर लैंड एंड टीनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट। ये कब आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1879 में। कब आया था? 1879 में। देखिए, CNT एक्ट 1908 के आने से पहले भूमि सुधार के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण कानून लाए गए थे। इनमें से ये भी एक है। वो 3 कौन कौन से थे आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है आपका छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में पहली बार लाया गया था। इसी को हिंदी में कहते हैं छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 या भूइहर मंझिहस बंदोबस्त। इसके लिए 1862 में, कब? 1862 में बाबू राखाल दास हल्दर, कौन? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राखाल दास हल्दर के द्वारा पहली बार भूइहर जमीन का सर्वेक्षण करवाया गया था। और इसी सर्वेक्षण के आधार पर 1869 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम लाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगला जो दूसरा जो अधिनियम लाया गया था, छोटा नागपुर लैंड एंड टीनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट 1879, जो अभी हमने बताया। तीसरा जो था बंगाल टीनेंसी एक्ट 1897। ये 3 एक्ट लाए गए थे CNT एक्ट 1908 के पहले। पहला कौन? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। दूसरा छोटा नागपुर लैंड एंड टीनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट 1879 और बंगाल टीनेंसी एक्ट 1897 में। तो तीनों को याद रखना काफ़ी आसान है। एक 69, दूसरा 79 और 79 को ही ये दोनों अंक को अगर पलट देंगे, 9 को इधर कर देंगे, 7 को इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 97। तो 1897। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के भूमि के संरक्षण के लिए मंझिहस भूमि को चिन्हित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाबू राखाल दास हल्दर। अभी हमने बताया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, CNT एक्ट 1869 में किस प्रकार की भूमि का सर्वेक्षण किया गया था? तो इसमें जो सर्वेक्षण किया गया था, भूइहरी जमीन का सर्वेक्षण किया गया था। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं। भूइहरी जमीन का सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन चिन्हित जो किया गया था मंझिहस भूमि को चिन्हित करने के लिए भी किया गया था। इसीलिए CNT एक्ट 1869 को भूइहरी मंझिहस बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पुतचई कर कब लगाया गया था? पुतचई कर किसे कहते हैं? तो हड़िया पेय पदार्थ पर लगाए गए कर को पुतचई कर कहते हैं। और यह झारखंड में कब लगाया गया? तो 1824 में। कब? 1824 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, धारा 1 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रसार क्षेत्र झारखंड के किन प्रमंडलीय भूभागों पर नहीं है? तो किन प्रमंडलीय भूभागों पर नहीं है? तो यह संथाल परगना। अगला प्रश्न है,
धारा 3 के तहत यदि कोई रैयत कर्ज ले और कर्ज अवधि के दौरान भूमि संबंधित सभी लाभ से वंचित कर दिया जाए तो वह रैयत क्या कहलाएगा। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। तो पहला जो रैयत है, रैयत ए, ये बी से कर्ज लेता है। तो कर्ज लेने के बदले में बी के पास अपना भूमि बंधक के रूप में रख देता है। तो उस भूमि जो ये बंधक के रूप में बी के पास रखा है, उस भूमि पर जो भी उपज होगा, जो भी उसका लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। इसका कोई भी लाभ ए को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बंधक के रूप में बी के पास रखा है। रैयत ए है, इसी रैयत को कहा जाएगा भूगुत बंध बंधक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन रहकर काश्तकारी करे एवं लगान का भुगतान करे क्या कहलाएगा। तो इसे दर रैयत कहते हैं। क्या कहते हैं? दर रैयत कहते हैं। यहाँ पे दो और महत्वपूर्ण है, अधिभोगी रैयत और अनाधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत किसे कहते हैं? तो वैसे रैयत जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हैं तथा लगान का भुगतान करते हैं। ये रैयत अपने जमीन पर सारा कुछ कर सकते हैं। सीधा सीधी इसको ऐसा समझिए कि अधिभोगी रैयत को अपने ज़मीन पर पूरा हक होता है। वो अपने ज़मीन को जैसे चाहे वैसे उसका उपयोग कर सकता है। चाहे वो घर बनाए, चाहे वो तालाब खुदवाए, मछली पालन करे या फिर वृक्ष लगाए, तो कोई भी फसल वहाँ पे लगा सकता है, किसी भी तरीके से उपयोग कर सकता है अधिभोगी रैयत, बशर्ते ज़मीन का जो गुणवत्ता है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। जबकि अनाधिभोगी रैयत वैसे रैयत होते हैं जो अपने भूमि को स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार उपयोग नहीं कर सकते हैं। मीन्स इसको, अनाधिभोगी रैयत को जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन दिया गया है उसी उद्देश्य के लिए इस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर अनाधिभोगी रैयत को अगर धान की खेती करने के लिए ज़मीन दिया गया है तो अनाधिभोगी रैयत इस भूमि पर केवल धान की खेती ही कर सकता है। इसके अलावा वो कोई दूसरा खेती या फिर दूसरे उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं कर सकता है। ये चाहेगा अनाधिभोगी रैयत कि इस पे हम तालाब खुदवा करके मछली पालन करें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 में धारा 3 के तहत भूस्वामी का क्या अर्थ है। तो भूस्वामी का अर्थ है जमींदार। क्या अर्थ है? जमींदार। देखिए भूस्वामी के अंतर्गत सरकार भी आता है, इसे भी आप याद रखें। क्या आता है? सरकार भी आता है। तो जमींदार को ही भूस्वामी कहा गया है। अगला प्रश्न, अधिभोगी रैयत लगानदेह भूमि पर किस प्रकार के वन उत्पाद का अधिकार रखता है। अभी हमने बताया कि अधिभोगी रैयत अपने भूमि का जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकता है। तो मत्स्य पालन भी कर सकता है, वृक्ष एवं बांस भी लगवा सकता है, लाभ फल एवं फूल का भी उत्पादन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए सभी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत तीसरे कृषि वर्ष के अंतिम के कितने दिन बाद पिछले 2 साल का लगान भुगतान न करने पर भूस्वामी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 90 दिन। इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए बोला कि यदि कोई अनाधिभोगी है, पहले वर्ष लगान नहीं दिया, दूसरे वर्ष भी लगान नहीं दिया, तो तीसरे वर्ष जब कृषि वर्ष आरंभ होगा तो उसके 90 दिन यानी कि 3 महीने तक अगर लगान नहीं देगा, 3 महीने तक, कितने माह तक? 3 माह यानी कि 90 दिन तक, 90 दिन तक अगर लगान नहीं देता है तो अनाधिभोगी रैयत को बेदखल कर दिया जाएगा उसके ज़मीन से। आदि बात 2 साल बीत जाने के बाद तीसरा कृषि वर्ष जब स्टार्ट होगा उसके 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर ही अगर लगान भुगतान कर देता है तो उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 90 दिन। अगला प्रश्न है, धारा 46 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत अनुसूचित जनजाति होने पर उपायुक्त की अनुमति से अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि विक्रय या दान या अंतरण कर सकता है, परंतु इसका क्षेत्राधिकार होगा। कहने का मतलब है कि ST को जमीन दे सकता है, तो इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा? तो इसका क्षेत्राधिकार होगा थाना परिक्षेत्र के भीतर, यानी कि एक थाना के भीतर ही ST किसी दूसरे ST को जमीन दे सकता है।
ये थाना क्षेत्र के बाहर किसी दूसरे को ज़मीन नहीं बेच सकता है या फिर नहीं दे सकता है। अगर यहाँ पे एससी यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें या फिर पिछड़ा वर्ग का यानी कि ओबीसी की बात करें तो ये जिला परिक्षेत्र के भीतर किसी दूसरे को ज़मीन दे सकता है। तो ध्यान रखिए, दोनों को आपको ध्यान रखना है। एससी और ओबीसी की बात करें तो इसका क्या होगा, जिला परिक्षेत्र, यानी कि एक जिले के अंदर ही अपने भूमि को ये किसी दूसरे को दे सकता है। और जनरल का वो उसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाना परिक्षेत्र के भीतर। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट 1908 किसी भूधृति से किस प्रकार की भूमि अधिग्रहण की मंजूरी देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योग एवं खनन इकाइयों को। कहने का मतलब है कि उद्योग और खनन इकाई के लिए सरकार किसी भूधृति से जमीन ले सकती है, इसके अलावा कोई दूसरे उद्देश्य से सरकार जमीन नहीं ले सकती है। अगला प्रश्न, मुंडारी खुडकटीदार काश्तकारों के हितों का संरक्षण किस अध्याय का महत्वपूर्ण विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्याय 18। अगला प्रश्न, अस्थायी भूधृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वह भूमि जो वंशानुगत है इसी को अस्थायी भूधृति कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोड़कर भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। देखिए, वह भूमि जो भूस्वामी से भिन्न किसी कृषक द्वारा बनाई गई हो, वह भूमि जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, तो ये दोनों हो जाएगा। इसी को कोड़कर भूमि कहा जाता है, जो धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो और कृषक द्वारा स्वयं जंगलों को काट करके बनाया गया हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर भूस्वामी द्वारा भूधृति के साथ लगान के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी आरोपित की गई हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो लगान के अलावा जो शर्त आरोपित किया जाता है उसे कहा जाता है अस्थावर शर्त। क्या कहा जाता है? अस्थावर शर्त। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति मुंडाओं के खूट परंपरा से भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त करे तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहते हैं खूटकटी रैयत। क्या कहते हैं? खूटकटी रैयत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी होगा? तो देखिए, लगान में वृद्धि हो या फिर लगान में कमी हो तो सारा कुछ कौन करता है? ये करता है उपायुक्त। कौन करता है? उपायुक्त करता है। अगला प्रश्न, यदि किसी रैयत को भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो तथा लगान का भुगतान भूमि पर रैयत तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन करे तो इसमें रैयत की हिस्सेदारी कितनी होगी? कहने का अर्थ है कि कोई यदि अधिभोगी रैयत है और वह अपने भूमि पर तालाब खुदवा करके वहाँ पे मत्स्य पालन कर रहा है तो मत्स्य उत्पादन में जो उत्पाद का जो हिस्सेदारी होगा उसमें रैयत का हिस्सेदारी कितना होगा? तो रैयत की जो हिस्सेदारी होता है 20 में से 11। कितना? 20 में से 11। और 20 में से जो 9 हिस्सा बचा है वो किसका होगा? भूस्वामी का होगा। तो 9 हिस्सा भूस्वामी का और 11 हिस्सा किसका? रैयत का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिभोगी रैयत लगानदेह भूमि पर किस प्रकार के वन उत्पाद का उत्पादन कर सकता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न ये भी रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धारा 46 के अंतर्गत कोई अधिभोगी रैयत कितने वर्ष की अवधि तक अपनी भूमि को भूगत बंधक रख सकता है? कहने का मतलब है किसी दूसरे को बंधक में दे सकता है, पट्टे पर दे सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 7 वर्ष। जैसे अभी भी गांव में क्या होता है कि लोग बंधक में रखता है। जैसे कोई किसी से कर्ज लिया है और कर्ज नहीं चुका पाता तो उसके पास बंधक में कोई जेवर वगैरह रख देता है कि जब तक हम कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक कि जेवर उन्हें देता है। तो कर्ज चुका देने के बाद पूरा जेवर दे देता है। तो इसी प्रकार से भूगत बंधक है। अगला प्रश्न, धारा 46 के अंतर्गत किसी रैयत द्वारा अंतरित की गई भूमि की पुनर्वापसी के लिए कितने वर्ष के भीतर आवेदन देने पर उपायुक्त जमीन की वापसी करा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 30 वर्ष। धारा 46 आप जरूर याद रखें,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धारा 16 के अधीन किसी रैयत को कितने वर्ष की काश्तकारी के बाद भूमि का अधिभोगाधिकार सुरक्षित माना जाएगा? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी रैयत का नर वारिस ना हो तो काश्तकार के निधन के बाद भूमि का मालिक कौन होगा? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो नर वारिस आने की पुरुष वारिस अगर किसी रैयत का नहीं है तो उसके भूमि का मालिक कौन होगा? ये जमींदार हो जाएगा, वापस जमींदार के पास चला जाता है भूमि। अगला प्रश्न, सीएनटी एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? तो बंदोबस्त रैयत को धारा 17 में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बंदोबस्त रैयत वो होते हैं जो पट्टे पर जमीन लेकर के खेती करते हैं और लगान का भुगतान करते हैं। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6.25% यानी कि 6.25%। 21 धारा में है तो धारा 58, इसको भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, उपायुक्त के आदेश पर सरकार द्वारा कोड़कर भूमि का निर्माण किया जाता है तो कुछ वर्षों के बाद उस भूमि पर लगान की दर क्या होगा? तो लगान की दर क्या होगा? तो सामान्य भूमि के लगान दर का आधा होगा और किसी तृतीय वर्ष के धनहर भूमि के प्रचलित दर का आधा। तो या तो सामान्य भूमि के लगान दर का आधा या किसी तृतीय वर्ष के धनहर भूमि के प्रचलित दर का आधा, दोनों में से कोई एक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए अथवा बी। देखिए यहाँ पे धनहर भूमि का मतलब है जहाँ पे वैसा भूमि जहाँ पे धान की खेती किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले पार्ट में 30 और महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो सीएनटी एक्ट से संबंधित होगा, जो छूट गए हैं। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो शायद ही आपका कोई प्रश्न एग्जाम में छूटेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।